सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए डीआरएम ने नागदा स्टेशन का किया निरीक्षण। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए नागदा जंक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में होल्डिंग एरिया बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अगले 6 महीने में स्टेशन के आसपास आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। ये बात रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विन कुमार ने मंगलवार की दोपहर में स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान कही। अब यार देखो डिज़ाइन इशू हो जाता है ना इसमें। यार अभी कोई डिज़ाइन ऐसे किया है आपने इंडिविजुअल टाइप से। और ये लिखवा दो यार, कहीं भी खाली नहीं बना। G+1 से कम कहीं नहीं बनेगा। G+1 से कम कहीं नहीं बनेगा अनलेस के बेंगलोर बना रहे हो। अब इसको कैसे करोगे यार G+1? कैसे करोगे? वो डिज़ाइन ही नहीं है उस तरह से। इसमें बीच में जाता है ना यार, बीच में अब नहीं बनाओगे इसको। और बाकी जो खाली जगह बच्चे उसे हरा भरा बाउंड्री करो, चारों तरफ बाउंड्री करो और वो हरा भरा लोग पार्क की तरह यूज करें, लॉन बना लेंगे। G+1 से कम कहीं बना। सब क्या कर रखा है? किसी की ओनरशिप है? ये स्टेशन किसी आदमी का है कोई नहीं है? सब एक दूसरे को डालते रहेंगे, किसने डाल दिया, उसने डाल दिया। किसका स्टेशन है भाई? ये है ना, ठीक कर रहा है ना, इस तरह से। उन्होंने कहा कि उज्जैन से आने वाले यात्री यहां से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ेंगे। ऐसे में दिल्ली और पश्चिम की तरफ से आने वाली ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। धीरे धीरे काफी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी जो आपको भविष्य में देखने को मिलेगी। डीआरएम अश्विन कुमार ने कहा कि ग्रेसिम उद्योग में जाकर मैं जानना चाहता था कि किस तरह से रेलवे का माल लदान और बढ़ सकते हैं, किस तरह से ग्रेसिम सहित अन्य स्थानीय उद्योगों में कैसे काम आ सकते हैं। यात्री सुविधा का नागदा स्टेशन पर निरीक्षण करना अमृत भारत में नागदा खासोद स्टेशन को चुना गया है। नहीं काम करता क्या इसको यहाँ पर रखने की जरूरत क्या है? इसको नीचे भी रख सकते हैं आप। जब काम नहीं करे तो यहाँ खड़ा क्यों है? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास सिस्टम में काम नहीं कर। इसको यहाँ देखिए लिफ्टें तो लगेंगी। आप कह रहे हैं लिफ्टें बंद कर देंगे तो हमारा क्या क्या लिखा देखिए मैं लेकिन ये है कि आप चाहते हैं, आप मेहनत करने की मैं समझ गया, लेकिन आप कोई और फिर तरीका देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए हम आपको तरीके नहीं आप बातचीत दे रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये बात समझिए कि लगने से आपकी जरूरत दिल्ली स्टेशन पर बताइए कितनी। नई दिल्ली स्टेशन पर हर प्लेटफॉर्म पर 2-3 लिफ्टें हैं, एस्केलेटर हैं, फिर भी इतने खुली और सबका बिजनेस है भाई। नहीं वहाँ बैटरी कार भी, फिर भी कितना बिजनेस तो ऐसा है। ये नहीं मानने को तैयार नहीं होगी, इस वजह से आपका ऐसे देखिए ये नियम होते हैं। देखिए रोजगार देना भी इससे बड़ी जिम्मेवारी हमारी और है। देखिए नागदा विजिट के कई पर्पस थे, कई उद्देश्य थे। एक तो मैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में जाकर समझना चाह रहा था कि हम किस तरह से रेलवे का माल लदान और बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उनके और काम आ सकते हैं। तो ये एक पर्पस था। दूसरा था यात्री सुविधा का यहाँ पर निरीक्षण करना, स्टेशन को और हरा भरा और अच्छा करना है। अमृत भारत स्टेशन में नागदा को भी चुना गया है, नागदा खचरोड को। तो नागदा खचरोड इन दोनों का इंस्पेक्शन करना भी पैसेंजर एमेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पर्पस रहा है। सिंहस्थ को लेकर भी नागदा स्टेशन और इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो उस एंगल से भी मैं देखना चाहता था कि यहाँ क्या और कुछ करना चाहिए। सब निरीक्षण के दौरान फटकार भी लगाई आपने? नहीं, देखिए, कभी भी कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, हर जगह पर सुधार की गुंजाइश होती है। तो वही चीज़ आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर कितना अच्छा काम हुआ है ना, आगे कितनी हरियाली भी हो रही है। अब 4-6 साल में स्टेशन बहुत हरा भरा नज़र आएगा, बहुत अच्छा काम हुआ है स्टेशन पर। लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, मनुष्य गलती का पुतला है और हमेशा आप इम्प्रूव करते रहते हैं। तो वही कुछ मैं सुझाव दे रहा था जिससे कि चीज़ों को और सुधारा जा सके और बेहतर बनाया जा सके और सुंदर बनाया। सर, सीएसटी को लेकर कोई नई ट्रेनें मिलेंगी नागदा को सर? देखिए, नागदा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा संगठन में, क्योंकि जितनी ट्रेनें उज्जैन की तरफ जाएंगी या उज्जैन के चारों तरफ स्टेशन पर जाएंगी, वो नागदा होकर ही जाएंगी। जो भी दिल्ली की दिशा से या पश्चिम की दिशा से आएंगी, वो सब ट्रेनें इधर से पास करेंगी। तो नागदा को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर हमको और होल्डिंग एरिया भी डेवलप करने पड़े, जिससे कि लोग जो उज्जैन से आएंगे और बाकी लंबी दूरी की गाड़ियाँ पकड़ेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो काफ़ी चीज़ें होंगी यहाँ पर, आप धीरे धीरे देखेंगे। सर, आपने उद्योग में आप निरीक्षण किया तो वहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो श्रमिक फाटक, रेलवे फाटक की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, उसके बारे में मैंने इतना कोई मेरी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में नहीं था। और शायद जो वो लेवल क्रॉसिंग गेट है वो पार्टी के ही ग्रासिम के ही एरिया में पड़ता है। तो मुझे लगता है वही इसके मामले में बताने के लिए सक्षम हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपनी समस्या डीआरएम साहब के सामने रखी, क्या है मामला? सर, हम यहाँ पुलीगिरी करते हैं। हम 2008 से पुलीगिरी करते हैं, 2025 हो गया। हमारा धंधा पानी हो नहीं पा रहा है। 150 रुपये में कैसे बच्चे पाले हम, हमारे मतलब बच्चों का पालन पोषण करना भी बहुत वो हो गया। डीआरएम साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? डीआरएम साहब बोले कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं नौकरी दे नहीं सकता हूँ। बोले मैं जो भी फिलहाल लीव से बंद कर सकता हूँ, जो भी है आप आपके हिसाब से काम करो। मैं सर, हमें कुछ छोटा मोटा रोजगार यहाँ बाहर मिल जाए, बोलो उसकी परमिशन नहीं दे सकता हूँ, ये रेलवे का। दीपावली के पहले किसानों के खाते में 10,000 रुपए राहत राशि डालें। मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र के युवा किसान गैर राजनीतिक रूप से बसंत मालपानी के नेतृत्व में रैली के रूप में तहसील कार्यालय नागदा पहुंचकर धरना प्रदर्शन किए और सरकार की गुमराह करने वाली नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन नागदा एसडीएम रंजना पाटीदार को दिया। होगी तो किसानों का दर्द आप अच्छे से समझ सकती हैं। तो एक बार आप बताएं शासन स्तर पे क्या हुआ ताकि फिर हम हमारी बात। शासन स्तर पे कलेक्टर साहब ने जैसे निर्देश दिए थे, जैसे ही अपने यहाँ लागू हुई थी और इस वजह से जो आप उनकी ओर से मांग भी आई थी, निर्देश के आधार पर अपन ने दल गठन करके कृषि विभाग, पटवारी, हार्टिकल्चर वगैरह सभी से सर्वे कराया है। पहले हमने नेत्रांकन करना पड़ी, बाद में फिर डिटेल सर्वे भी हुआ है और अभी ये पंचायत क्षेत्र प्रॉपर्टी भी करा रहे हैं। तो उसमें अटेंडिंग डेटा अपने पास आना शुरू हो गया, तो सभी नहीं आए हैं। तो सभी किसानों की फसलें अभी फर्स्ट फेज का हो गया है, जिसमें गिला ओपन करते हैं, सेकंड वाला आना बाकी है। तो अपने शासन को रिपोर्ट से अवगत तो करा ही दिया है। अपनी रिपोर्ट चली गई है कि किसानों के जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। मतलब खेत में फसल है लेकिन उसमें फली नहीं है और उत्पादन कम हो रहा है। बाकी क्रॉप कटिंग के आंकड़े तो उसको आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कलेक्टर साहब भी आए थे, उनको भी अवगत करा दिया था मीटिंग में। हम लोग तो बताते ही हैं और रिटर्न में भी रिपोर्ट चली हो रहा शासन ने जैसा करा कि अधिकारी महोदय, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। विषय: फसल खराब होने से आर्थिक रूप से परेशान किसानों को प्रति बीघा 10,000 रुपये राहत राशि प्रदान करने हेतु महोदय से निवेदन है कि सोयाबीन फसल पीला मोजक रोग लगने एवं अतिवर्षा के कारण लगभग खराब हो गई है। स्थिति ये है कि एक बीघे में 25 से 50 किलो सोयाबीन निकल रही है, जिससे कटाई के पैसे भी नहीं निकल रहे हैं। दीपावली जैसे बड़े त्यौहार आ रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की परिवार की ज़रूरत कैसे पूरी करें, त्यौहार कैसे मनाएं, ये सबसे बड़ी समस्या रही है। बात आपके द्वारा घोषित घोषित भावांतर की, तो महोदय की फसल जिस मात्रा में पैदावार होनी थी वो हुई नहीं, तो क्या बेचेंगे और क्या भावांतर लेंगे। और तो और पंजीयन की तारीख उपज तुलने की तुलना में जो आपके द्वारा घोषित की गई है, तब तक तो 75% किसान अपनी बची खुची फसल बेच चुके होंगे। महोदय, आपसे एकमात्र निवेदन है कि 10,000 रुपये प्रति बीघा राहत राशि हर किसान के खाते में दीपावली 2025 के पूर्व प्रदान करें। जय जवान जय बलराम, किसान एकता जिंदाबाद।
किसान साथियों द्वारा गैर राजनीतिक रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया। पिछले काफ़ी महीने से सरकार से और प्रशासन से किसान गुहार लगा रहा है कि पीला मोजेक रोग लगने से और अति वर्षा से किसानों की फसलें खराब हो गई है, लेकिन शासन स्तर पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। आज दीपावली का त्यौहार सभी किसानों के सिर पे है और किसानों की ये समस्या है कि बच्चों को दीपावली के कपड़े कैसे दिलाएं, घर की व्यवस्था कैसे करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मोहन यादव जी ने एक घोषणा कर दी कि किसानों को उसकी उपज का भावांतर दिया जाएगा। पहले तो जो पंजीयन की तारीख तय की गई, जो फसल बेचने की तारीख तय की गई, वही गैर जिम्मेदाराना तरीके से तय की गई। किसान जब अपनी 80% फसलें बेच चुका होगा तब तो उनका पंजीयन चालू होगा और उनकी उपज तोलना चालू होगी। दूसरा, भावांतर योजना का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। किसानों के खेतों में जब 1 बीघा में 5-5, 7-7 क्विंटल सोयाबीन निकलना थी, वो आज मात्र 25-50 किलो सोयाबीन 1 बीघा में निकल रही है। तो 25-50 किलो सोयाबीन की कटाई के पैसे ही किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं कि कटाई वालों को क्या दे और क्या उपज बेचे। तो भावांतर योजना तो कुल मिला के सरकार की एक गुमराह करने वाली बात है। भावांतर योजना से किसान को कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को हमारी एकमात्र मांग है माननीय मोहन यादव जी से कि किसानों को दीपावली 2025 से पहले 1 बीघा पे 10,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाए ताकि दीपावली का त्यौहार भी मन सके और जो आर्थिक संकट के दौर से किसान गुजर रहा है वो संकट दूर हो सके। दूसरा, मेरा मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को एक कहना है कि आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आप जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बातें करते रहोगे तो आपकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आज गैर राजनीतिक रूप से किसानों की बात यहाँ पर हम रखने पहुँचे हैं, लेकिन चंद जागरूक किसान ही यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर रहना थे, लेकिन मात्र हम तीसरा आंकड़ा भी 3 का आंकड़ा भी हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए। किसानों को अपनी समस्या के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आपने देखा कि दिल्ली की बॉर्डर पर 1 साल से ज़्यादा तक हरियाणा के और पंजाब के किसानों ने संघर्ष करा और नरेंद्र मोदी जी ने जो काला कानून बनाया था, उस काले कानून को अंत में सरकार को रद्द करना पड़ा क्योंकि पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने एक जोरदार आंदोलन वहाँ पे करा था। मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आने वाले समय में जब भी किसानों के हितों के आंदोलन हो, कोई भी पार्टी करे, कोई भी नेता करे, आप सब लोग अपनी जागरूकता का परिचय दें, अपनी एकता का परिचय